Hello everyone, myself Dr. Primrita Vikal, Assistant Professor of Botany from SRK Government PG College, Rajsamand. आज हम डिस्कस करेंगे जर्मिनेशन ऑफ स्पोर एंड डेवलपमेंट ऑफ गैमेटोफाइट इन रिक्शिया। स्पोरोफाइट का डेवलपमेंट हम पढ़ चुके हैं रिक्शिया में। रिक्शिया का स्पोरोफाइट फुट, सीटा और कैप्सूल में डिफरेंशिएट नहीं होकर के सिर्फ कैप्सूल के द्वारा ही रिप्रेजेंट होता है। वहाँ पे फुट और सीटा एब्सेंट होता है और कैप्सूल के अंदर ही स्पोर्स बनते हैं। यहाँ पे कैप्सूल के अंदर इलेटर्स नहीं बनते हैं, इलेटर्स का भी अभाव होता है, सिर्फ स्पोर्स बनते हैं और ये स्पोर्स थैलस के डेथ एंड डिके के बाद ही बाहर रिलीज हो पाते हैं। जब इन स्पोर्स को फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस मिलती हैं, यानी कि लाइट, लो टेम्परेचर और नमी या वाटर मिलता है, तब ये स्पोर जर्मिनेट करते हैं। जर्मिनेट करने के दौरान, जर्मिनेशन की क्रिया के दौरान जो स्पोर की वॉल हमने पढ़ी है कि 3 लेयर्स की बनी होती है। आउटरमोस्ट लेयर होती है एक्सोस्पोरियम, मिडिल लेयर होती है मेसोस्पोरियम और इनरमोस्ट लेयर होती है एंडोस्पोरियम। तो जो जर्मिनेशन के दौरान जो आउटरमोस्ट लेयर है और मेसोस्पोरियम है, यानी कि बाह्य चोल और मध्य चोल जो है वो ट्राइरेडेट मार्क के यहाँ से रप्चर हो जाती है या फट जाती है। ट्राइरेडेट मार्क एक त्रिकोण सा जो मार्क आपको दिख रहा है, ये यहाँ से इस पोर्शन से ये एक्सोस्पोरियम और मेसोस्पोरियम फट जाती है और एंडोस्पोरियम यानी कि अंतःचोल जो है वो बाहर ट्यूब के फॉर्म में ग्रो कर जाती है या बाहर निकल आती है। ये जिसे हम जर्मिनल ट्यूब या जर्म ट्यूब भी कहते हैं। यही ट्यूब जो है आगे फिर से और एक्सटेंड करके और ग्रो करते हुए ऑलमोस्ट क्लब शेप्ड या मुद्गल के शेप में बढ़ जाती है और जो कंप्लीट जो स्पोर का जो भी साइटोप्लाज्म होता है वो इस ट्यूब के डिस्टल एंड पर पहुंच जाता है, यहाँ पे आकर के इकट्ठा हो जाता है और यहीं पे इन्हीं में फिर क्लोरोप्लास्ट भी डेवलप हो जाता है। तो यहाँ पे ये जो डिस्टल एंड पे जब क्लोरोप्लास्ट पहुंच गया है तो यहाँ पे इस ट्यूब में एक ट्रांसवर्स डिवीजन होता है, जिसकी वजह से ये एक टर्मिनल सेल बन जाती है। जो डिस्टल एंड पे जिसमें साइटोप्लाज्म इकट्ठा हो गया, क्लोरोप्लास्ट भी डेवलप हो गया, वो टर्मिनल सेल बन जाती है और नीचे की जो ये जो ट्यूब है वो एसच ही रह जाती है। इस टर्मिनल सेल में फिर एक ट्रांसवर्स डिवीजन और एक वर्टिकल डिवीजन होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे 4 कोशिकाएं बनती हैं। ये जो कोशिकाएं बनी हैं इनमें फिर से एक वर्टिकल डिवीजन होगा इसी के परपेंडिकुलरली, जिसकी वजह से यहाँ पे 2 टीयर्स बन जाएंगे। 8 कोशिकाओं के में 4 कोशिकाओं के 2 टीयर्स बन जाते हैं, यानी कि 2 सोपान बन जाते हैं। उनमें से जो ऊपरी वाला जो सोपान होता है उसकी सबसे ऊपरी वाले सोपान या ऊपरी वाले टायर की जो उनमें से 4 कोशिकाओं में से एक सेल जो है वो अपाइकल सेल की तरह एक्ट करती है और नीचे की बाकी की जो अपर टेयर की 3 जो रिमेनिंग 3 कोशिकाएं हैं और लोअर टेयर की जो कोशिकाएं हैं वो थैलस का जो है बेसल पार्ट, यानी कि जो थैलस जो बनेगा उसका बेसल पार्ट बनाने में इन्वॉल्व होती हैं। और ये अपाइकल सेल, इस अपाइकल सेल में फिर कई सारे वर्टिकल डिविजन्स होते हैं, वर्टिकल डिविजन्स और फिर हर प्लेन पे डिविजन्स होते हैं, जिसकी वजह से ये पहले वर्टिकल डिविजन्स होंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे एक रो ऑफ अपाइकल सेल्स बन जाएंगी और इन्हीं में फिर से और डिविजन्स होते हुए ये थैलस बनाने का निर्माण करती हैं। और जो लोअर की सेल्स हैं वहाँ से राइजर्स भी डेवलप होने लगते हैं, साथ के साथ राइजर्स यानी कि मूलाभास डेवलप हो जाते हैं बेसल साइड में इस तरह से, और धीरे धीरे करके ये कंप्लीट थैलस बन जाता है जो कि एक मैच्योर गैमेटोफाइट बन जाता है। तो इस प्रकार से हमने रिक्शिया में देखा कि जो गैमेटोफिटिक फेज जो थैलस के द्वारा रिप्रेजेंट हो रही है उसमें रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स लग रहे हैं। उन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स से मेल गैमेट और फीमेल गैमेट्स बन रहे हैं, जिनमें फर्टिलाइजेशन होकर के स्पोरोफाइट बन रहा है। स्पोरोफाइट से फिर स्पोरोफाइट में स्पोर्स बन रहे हैं वो और स्पोर्स जर्मिनेट करके फिर से गैमेटोफिटिक थैलस बना रहे हैं। नेक्स्ट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हम देखें तो यहाँ पे दोनों फेजेस हैं, यानी कि डिप्लॉयड फेज भी है और हैप्लॉयड फेज भी है।
जो मेन प्लांट बॉडी है वो हैप्लॉइड है, गैमेटोफिटिक फेज, जो थैलस जो है वो गैमेटोफिटिक फेज को यानी कि n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है उसमें, तो वो गैमेटोफिटिक फेज या हैप्लॉइड फेज को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे हम इस लाइफ साइकिल को देख लेते हैं। यहाँ पे दोनों जनरेशंस बताई गई हैं। गैमेटोफिटिक फेज जो रिक्शा का थैलस यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है, इसमें मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एंथ्रीडियम और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर आर्किगोनियम बन रहा है। एंथ्रीडियम में फिर बन रहे हैं एंथोजर्स और फीमेल गैमेट आर्किगोनियम के अंदर बन रहा है एग। ये एंथोजॉइड और एग के न्यूक्लियस आपस में फर्टिलाइज करने के बाद, फ्यूजन होने के बाद बना लेते हैं जायगोट। जायगोट में यहाँ पे किसी भी प्रकार का रेस्टिंग फेज नहीं होता है और ये तुरंत ही डिवाइड करके, इसमें ट्रांसवर्स डिवीजन के द्वारा डिवाइड करके 2 सेल्स बना लेती हैं और इन्हीं सेल्स में फिर ऊपर वाली सेल्स से जो है वो आगे स्पोरोफाइट बनाता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं ये 4 सेल स्टेज बनेगी, फिर लेटर स्टेजेस में और भी डिविजन्स होंगे, मल्टीसेलुलर स्टेज बनेगी और फाइनली यहाँ पे स्पोरोफाइट बन जाएगा। तो स्पोरोफाइट जो बनेगा उसमें जो जायगोट बनने के साथ ही यहाँ पे 2n फेज स्टार्ट हो गई, यानी कि डिप्लॉयड स्टेज स्टार्ट हो गई है और ये स्पोरोफिटिक जनरेशन की भी शुरुआत हो गई है। स्पोरोफाइट के अंदर फिर फाइनली जो लास्ट डिप्लॉयड स्टेज को रिप्रेजेंट करते जो कोशिकाएं वो कहलाती हैं स्पोर मदर सेल्स। उन स्पोर मदर सेल्स, ये यहाँ पे स्पोर मदर सेल्स है, उन स्पोर मदर सेल्स में फिर मियोसिस होता है। मियोसिस के द्वारा यहाँ पे रिडक्शन डिवीजन हो रहा है, जिसके मियोसिस की वजह से यहाँ पे टेट्राड ऑफ स्पोर्स बन रहे हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं स्पोर मदर सेल में मियोसिस हुआ और यहाँ पे ये टेट्राड ऑफ स्पोर्स बन गए हैं। टेट्राड ऑफ स्पोर्स बनने के साथ ही यहाँ पे एन फेज फिर से शुरू हो गया है, यानी कि हैप्लॉइड फेज शुरू हो गया है, गैमेटोफिटिक फेज की फिर से शुरुआत हो गई। तो ये स्पोर्स जो है, ये स्पोर्स टेट्राड ऑफ स्पोर्स जब अलग हो जाते हैं तो सिंगल स्पोर जो है फेवरेबल कंडीशंस मिलने पर जर्मिनेट करके फिर से गैमेटोफाइट बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे गैमेटोफिटिक जनरेशन जो है स्पोर से स्टार्ट होकर के यहाँ पे फर्टिलाइजेशन से पहले तक जो है वो गैमेटोफिटिक फेज को रिप्रेजेंट कर रहा है और फर्टिलाइजेशन के साथ ही फिर से स्पोरोफिटिक फेज की शुरुआत हो जाती है और ये खत्म हो रही है स्पोर मदर सेल्स में। तो यहाँ पे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हमें देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे हैप्लॉइड और डिप्लॉयड फेजेस दोनों ही इस प्लांट में पाई जाती हैं। लाइफ साइकिल ऑफ रिक्शा को यहाँ पे ग्राफिक साइकिल के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट किया गया है। रिक्शा में जो रिप्रोडक्शन होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के दौरान यहाँ पे कई प्रकार के मेथड्स हैं जो हमने डिटेल में स्टडी कर चुके हैं, जिनके द्वारा रिक्शा का रिप्रोडक्शन हो रहा है और ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जनरली फेवरेबल कंडीशंस में ही होते हैं। अनफेवरेबल कंडीशंस यानी कि जब ड्राई पीरियड स्टार्ट होने वाला होता है या फिर जब ड्राई सीजन आता है तब उस वक्त जनरली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इसमें मेल और फीमेल गैमेट्स बनते हैं, एंथ्रीडियम एंड आर्किगोनियम, एंथोजॉइड्स और एग बन रहे हैं जिनमें फर्टिलाइजेशन हो रहा है। फर्टिलाइजेशन से जायगोट या oospore बन रहा है, oospore से फिर एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से स्पोरोगोनियम, स्पोरोगोनियम की लास्ट सेल से स्पोर मदर सेल्स डिप्लॉयड फेज को रिप्रेजेंट कर रही हैं। फिर मियोसिस होता है, रिडक्शन डिवीजन हो रहा है जिससे स्पोर्स बन रहा है, स्पोर्स से फिर से रिक्शा का गैमेटोफिटिक थैलस बन रहा है। तो यहाँ पे इस साइकिल में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट किया गया है रिक्शा की लाइफ साइकिल को और यहाँ पे रिक्शा की लाइफ साइकिल को ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया गया है। यहाँ पे हमारी रिक्शा की लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है। आई होप आपको रिक्शा बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।